नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर। बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। वाराणसी के जैतपुरा थाना के चौकाघाट रोड पर काली मंदिर के समीप बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 लोगों की जान ले ली, जबकि बदमाशों की गोली का शिकार तीसरा अन्य व्यक्ति अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। पुलिस घटना के आसपास की सीसीटीवी कैमरेज के फुटेज के आधार पर ही मृतक हिस्ट्री शीटर अभिषेक सिंह के मोबाइल भी खंगालने में लगी हुई है। इसी बीच काली मंदिर के समीप होंडा शाइन बाइक का सवार हमलावरों ने संजय को 3 गोली मारी। इससे वहां से गुजर रहा एक ट्रॉली चालक भी आपको बता दें कि इसकी जख्मी आ गया। इससे दोनों की ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर वाराणसी जॉन कैरी, जी ब्रजभूषण, एसएसपी अमित पाठक और एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के संदर्भ में एडीजी ब्रजभूषण ने कहा कि वारदात की वजह गोली मारने वालों का पता लगाया जा रहा है और ऐसे में गोलीकांड की घटना में बाइक सवार बदमाशों की गोली से क्षेत्र निवासी परिचालक वाल्मीकि गौर की मौत के बाद वाल्मीकि के घर में कोहराम मचा हुआ है। बताइए क्या हुआ है? रहने वाला नई बाजार आलू मंडी मुगल सराय का है और जा रहा था वकील के साथ। चौका घाट के पास इसको किसी ने गोली मार दिया और पीठ में गोली लगी है। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से इसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, अतः गोली जो है पेट के अंदर जो है फंसी हुई। अभी फर्स्ट एड इसको दे दिया गया है और कुछ जांच होना बाकी, जैसे सीटी स्कैन वगैरह एक्सरे करके हमने देख लिया है गोली अंदर ही है और ऑपरेशन की आवश्यकता इसको होगी। लेकिन सारे जांच करने के बाद दूसरे जो है रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है तो सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ चोट है। तो व्यक्ति जा रहे थे, तो जो मृतक हैं अभिषेक सिंह और प्रिंस, ये बैठे हुए थे। आगे एक दीपक गौड़ है, ये ड्राइव कर रहा था। पीछे से एक बाइक आती है, उसमें भी 2 लड़के सवार थे। पीछे से उन्होंने चलते में गोली मारी और जब ये गिर पड़े तो उतर करके फिर उसमें गोली मारी उन्होंने। उसी में जो साइड में एक अन्य व्यक्ति वाल्मीकि गौड़ खड़ा हुआ था, उसको गोली भी लगी। तो उसमें वाल्मीकि गौड़ की डेथ हो गई थी और जो अभिषेक प्रिंस भी इसमें इनकी डेथ हो गई और जो आगे ड्राइव करा वो उसमें घायल हुए हैं, वो आउट ऑफ डेंजर है। वहीं शुक्रवार को वाराणसी पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने ऐसे गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है जो कि ऐसे चोरियां और लूट की वारदातों को अंजाम देते थे और जिनमें इनका कोई साक्ष्य भी नहीं मिलता था। वाराणसी के चौक थाना पुलिस ने शुक्रवार को एक ऐसे गिरोह को पकड़ने के अंदर सफलता हासिल की है जो कि ट्रेनों में लूटपाट और लोगों को सुनसान जगह देखकर उनसे छीना झपटी का सामान हड़पने का काम किया करते थे। इसी संबंध में थाना प्रभारी ने बताया है कि ये मुख्य रूप से लोगों की सामानों की चोरी करते थे और चेन स्नैचिंग करना और चलती ट्रेनों से सामानों को लूटना आदि घटनाओं को अंजाम देता था। और इस दौरान थाना प्रभारी ने बताया कि अपराधियों के ऊपर 2013 से ही लूट, छिनैती जैसे कुल 13 मुकदमे दर्ज है। ये सुबह में आज 5:30 बजे अढ़ावीर बाबा मंदिर है बिनिया पार्क के पास, वहाँ से 4 लुटेरे पकड़े गए हैं। इन लुटेरों द्वारा 18 अगस्त 2020 को सुबह में एक प्रतिमा देवी नाम की महिला, जो उम्र उनकी 60 वर्ष रही होगी, तो सुबह सब्जी लेकर आ रही थी। पीछे से उनके द्वारा झपट्टा मारकर उनका चेन लूट लिया गया था। तो इस घटनाक्रम के अनावरण में सीसीटीवी फुटेज का काफ़ी सहयोग मिला, उससे इन अपराधियों को ट्रेस किया गया। फिर
ये अपराधी जिस टेम्पो से टोटो से आए थे उस टोटो को ट्रेस किया गया। चेकिंग के दौरान हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये टोटो सारनाथ क्षेत्र में चलने वाली टोटो है। तो इसके आधार पर जो ड्राइवर है उसको ट्रेस। वहीं आईआईटी, जेईई और नीट की परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाए जाने और प्रदेश सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर समाजवादी युवा छात्र सभा के लिए कार्यकर्ताओं ने जिले के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वाराणसी के जिला मुख्यालय पर आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश सचिव मनोज यादव उर्फ गोलू ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण अपने तेजी पर है और ऐसे में इन परीक्षाओं की तारीख को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही छात्रों ने मांग की है कि लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस या कहर के खिलाफ हम प्रदेश के राज्यपाल से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल बर्खास्त करे। प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना था कि हम यहाँ किसी को पत्रक देने नहीं आए हैं, बल्कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी हमारा पूरे प्रदेश भर में जबरदस्त प्रदर्शन जारी रहेगा। जो अभी सरकार ने नेट तिथि जो घोषित की है परीक्षा की, उसको हम आगे बढ़ाने की मांग करते हैं कि कोरोना महामारी का हवाला देते हमें धरना प्रदर्शन से रोक रहे हैं, लेकिन परीक्षा में जहां पूरे प्रदेश गांव-गांव से लोग आएंगे, अनेक छात्र आएंगे, एक दूसरे जिले से आएंगे, एक दूसरे मोहल्ले से आएंगे, कौन किस संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं है, और सभी छात्र बीमारी लेकर घर जाएंगे। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार जो है कोरोना में अवसर भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए कि कोरोना के मरीज बढ़ेंगे तो प्रदेश में भ्रष्टाचार कर पाएगी सरकार, अपना लूट कर पाएगी सरकार, इसलिए सरकार ये परीक्षा कराना चाहती है। हम मांग करते हैं कि सरकार इस परीक्षा को तत्काल वापस ले और डेट बढ़ाए। जब तक महामारी पे कंट्रोल नहीं होता है तब तक परीक्षा। वाराणसी कचहरी में आए दिन किसी न किसी कर्मचारी या वकीलों को कोरोना संक्रमण का शिकार होना पड़ रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता एवं वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता परिषद वाराणसी द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी के प्रवेश द्वार संख्या 3 पर स्वचालित सैनिटाइजेशन टनल लगाया गया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए संजय कुमार रस्तोगी ने बताया कि वाराणसी कचहरी में संक्रमण दूसरे लोगों में भी फैलने का डर बना रहता है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारी तरफ से सैनिटाइजेशन टनल वाराणसी कचहरी की गेट नंबर 3 पर लगाई गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर अनेक प्रकार के व्यक्ति दूर दराज इलाकों से आते हैं, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है। परंतु अब हर व्यक्ति इस टनल के माध्यम से सैनिटाइज होकर वाराणसी कचहरी परिसर में प्रवेश करेगा तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बहुत ही कम हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये काम अधिवक्ताओं के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता था, इसीलिए इस काम में अधिवक्ता गणों का भी विशेष योगदान है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में तेजी के बढ़ावा के शुरू हो गया है और ऐसे में आपको बता दें कि इसके चलते कि समस्त घाटों का आपस में संपर्क भी टूट गया है। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का 8वीं बार स्थान बदला भी गया है। गंगा के जलस्तर में बढ़ावा के कारण ही इसके तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोग इन इलाकों को छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर है। मणिकर्णिका घाट पर चिताओं की को सीढ़ियां और उनके ऊंचे स्थानों पर उन्हें जलाया जा रहा है और ऐसे में केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक वर्तमान में बनारस में गंगा का जलस्तर बुधवार सुबह 8 बजे तक 65.79 मीटर था। गंगा का स्तर पिछले 4 दिनों से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में 2-4 दिन के अंदर पानी और ऊपर होना चाहिए, जहाँ तक ये अंदाजा है। घाटों के सारे संपर्क टूट चुके हैं और अलग अलग घाट पे अलग अलग जाने के रास्ते हो चुके हैं। कोई घाट एक दूसरे से अब संपर्क में नहीं है। घाटों के किनारे जितने भी मंदिर थे वो गंगा के अंदर पानी के अंदर समा चुके हैं और जो भी मंदिर हैं अब घाट। बुनकरों के फ्लैट रेट में मिलने वाली बिजली पर रोक लगा देने से जिले को बुनकरों ने यूपी सरकार से नाराज होकर पावर लूम बंद करने का ऐलान कर दिया है। बुनकरों का कहना है कि ये पावर लूम अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है और ऐसे में ये फैसला उत्तर प्रदेश के बुनकर सभा की प्रदेश संचालन समिति की बैठक के बाद हुआ है और उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के अध्यक्ष हाजी इफ्तिकार अहमद अंसारी ने बताया है कि प्रदेश सरकार ने पावर लूम की बिजली का रेट काफ़ी बढ़ा दिया है, जिसके कारण हमारा काम धंधा पूरी तरह से ठप हो गया है। पहले जहां हम एक लूम का फिक्स्ड अमाउंट देते थे, अब नई लागू
व्यवस्था के बाद ये अमाउंट लाखों में आ रहा है। हमारे कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। हाजी इफ्तिकार अहमद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हमें लाखों की फर्जी बिलिंग दी जा रही है, जिससे कि प्रदेश के बुनकर खुद को पीड़ित महसूस करने लगे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम बुनकरों का वजूद ही और हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी प्रदेश सरकार से यही मांगे हैं कि 2006 से जो हमारा फ्लैट रेट चल रहा था उसे तरीके से चले, और उन्होंने कहा कि ये नहीं कह रहे हैं कि पुराने फ्लैट रेट की लागू करे। सरकार चाहे तो हमारा भी वाजिब फ्लैट रेट बढ़ा लें, लेकिन इस व्यवस्था को हटाए, क्योंकि इससे सिर्फ हमारा उत्पीड़न हो रहा है। समस्या ये है कि हमें 2006 से फ्लैट रेट योजना के अनुसार हमें एक फिक्स अमाउंट बिजली का बिल जमा करना रहता है। एक लूम पर आम तरीके से जो आपके बनारस में भी चलता है, और अक्सरियत उसी कैटेगरी की है। छोटे लूम 60 इंची से कम वाले आधे आस पार से चलते हैं, जिस पर हम 71.5 रुपया हमें देना पड़ता था। सारे चार्जेस को इंक्लूड करते हुए, लाइट एंड फैन सारे चीज़ें को इंक्लूड करते हुए आज सरकार ने उसको एक शासनादेश जारी करके जो 1 जनवरी से इसको समाप्त करने की घोषणा किया है। उनके दौरान विशेष रूप से समाज सेवा करने वाले वाराणसी के एक बुनकर को प्रधानमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र दिए जाने के बाद ही बुनकर में काफ़ी खुशी है, और ऐसे में वाराणसी के अंसाराबाद स्थित आज़ाद पार्क के समीप रहने वाले बुनकर कारोबारी हाजी अनवर अहमद अंसारी को बुधवार को प्रधानमंत्री के नई दिल्ली आवास स्थित कार्यालय के एक प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। और ऐसे में आपको बता दें कि इस संदर्भ में बुनकर कारोबारी अनवर अंसारी ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान उनके फर्म द्वारा राहत सामग्री, खाद्य सामग्री, मास्क और सैनिटाइजर का जमकर वितरण किया गया था। बीते दिनों जनसंवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कार्यों की सराहना भी की थी, और आज प्रधानमंत्री के इस प्रशस्ति पत्र के मिलने से वे काफ़ी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी के छोटे से बुनकर को प्रधानमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जाना मुस्लिम समाज और बनारस के लिए और बुनकरों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। देश के सबसे शक्तिशाली जो युवा अभिनेता हैं और देश के प्रधानमंत्री और हमारे बनारस के लोकप्रिय सांसद जी ये प्रशंसा पत्र भेजे हैं। हमने लॉकडाउन में जो काम किया है, जो गरीब असहाय लोगों में हम लोगों ने राहत सामग्री वितरण किया था, कच्चा अनाज और पका हुआ भोजन और मास्क व सैनिटाइज़र, तो ये बात यहाँ के ज़िला प्रशासन और यहाँ के संगठन, हमारे भाजपा के संगठन है, मोदी जी को सूचना दिया तो मोदी जी हमसे इसके लिए जनसंवाद भी किए थे, और उसी को देखते हुए माननीय मोदी जी इतना खुश हुए कि हमको प्रशंसा पत्र भेजे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि एक मुस्लिम जो है चेहरा जहाँ जो मोदी जी को बदनाम करते हैं, ये मुस्लिम विरोधी है, उसी मुस्लिम को आज माननीय मोदी जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है। ये हमारी ज़िंदगी पर भूलने की बात नहीं है, बहुत गर्व है हमें। बात अगर हैंडीक्राफ्ट की हो तो बनारस के कारीगरों द्वारा बनाए जाने वाले लकड़ी के खिलौने भी विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। पिछले कई सालों से बदहाली की जिंदगी जीने वाले लकड़ी के खिलौने के कारीगर के समक्ष पुनः उम्मीद जगी है कि चाइना निर्मित खिलौनों के बंद होने के बाद अब उनके द्वारा बनाए गए खिलौनों की डिमांड बढ़ेगी। जितनी प्राचीन भारत की संस्कृति है वह और सभ्यता है, उतनी ही प्राचीन है भारत की काष्ठकला। इसी कला का एक प्रमुख अंग है लकड़ी से निर्मित खिलौने। आपको बता दें कि लोगों ने लकड़ी के खिलौने छोड़कर प्लास्टिक के और फिर बीते 2 दशकों में चाइना के बने खिलौनों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिस कारण लकड़ी के खिलौने के व्यवसाय और कला धीरे धीरे गुमनामी की ओर जाने लगी थी। इस वर्ष चाइना निर्मित सामानों के बहिष्कार के बाद व्यवसाय से जुड़े कारीगर व्यापारी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लकड़ी के खिलौनों के कारीगर रामेश्वर सिंह ने इस संदर्भ में कहा कि जिस प्रकार भारत के लोगों ने चाइना के साथ बने सामान का जिस तरह से बहिष्कार किया, उससे अब हम लोगों को ये उम्मीद जगी है कि ये कलाकार का जो जीवन है एक बार फिर से पटरी पर लौटेगा, ये कलाकारी पुनर्जीवित हो जाएगी और एक बार फिर इसी लोकप्रियता से देश विदेश में आगे इसको बढ़ाया जाएगा। इसकी लोकप्रियता देश विदेश में बढ़ेगी। मोदी जी हमारे गुरु जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग बहुत तहे दिल से उनके आभारी हैं, बनारस की जनता। और मैं जो आपने बताया कि यहाँ पे क्यों रेट कम नहीं हो रहा है,
उसमें तो सर थोड़ा सा तकलीफ़ हम लोग को है, जो कि हम बोलना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी बोल दे रहे हैं, क्योंकि 40 साल से जो बुनकर भाई को बिजली में एक फिक्स रेट पर 120 रुपया पर किलोवाट का बिजली मिलता है। हम लोग को उसी को जो 3500 रुपया 3000 रुपया पर किलोवाट पे करना पड़ता है। इससे यहाँ के उद्योग में बहुत बड़ा गिरावट आई है, बहुत लोग इसको पलायन कर गए हैं। अगर सरकार इसको ध्यान देगी हम लोग के लिए बिजली में और या सोलर के लिए करके, जिस तरह से बुनकर को 50% राहत दिया हुआ हमको भी अगर देगी तो ये उद्योग बहुत ज़्यादा पनप जाएगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।